नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि राष्ट्रपति को ऐसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं कानून बनाने में। अभी हम इसके पहले वीटो पावर में, राष्ट्रपति शासन में या फिर राष्ट्रपति की विधायी, कार्यकारी और कानूनी, न्यायिक, इन सब बारीक शक्तियों के बारे में कई सारे वीडियोज़ बना चुके हैं और उस पर चर्चा भी कर चुके हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उन वीडियोस को भी जाके देखेंगे और इस वीडियो को भी देखेंगे, जिससे कि एक लिंक बनेगी और लिंक जब बन जाएगी तो आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझ में आएंगी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है आर्टिकल 123 123, इसी में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलेगी। अब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्यों मिलेगी, क्या इसके प्रावधान है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे देश में जो कानून बनता है वो संसद में बनता है। संसद में कानून बनने का क्या मतलब है कि जो संसद का सत्र है, लगभग हमारे देश में 3 सत्र चलते हैं। ये बजट सत्र है, मानसूनी सत्र है और शीतकालीन सत्र है। दोस्तों, इन तीनों सत्रों के बीच में हम देखेंगे कि गैप रहता है कुछ टाइम का। अगर इस टाइम पे हमें कानून बनाने की ज़रूरत पड़ गई या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो हमें कानून बनाने के लिए कहाँ से इकट्ठा करना पड़ेगा चीज़ों को। तो उसके लिए हमें इन्हीं चीज़ के लिए बचाने के लिए संसद में एक तरह से मान लीजिए कि कानून का गैप न आ जाए, अधिनियम का गैप न आ जाए, उसके लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अब दोस्तों, इस अध्यादेश की जारी करने की शक्ति में और हम आपको थोड़ा टेक्निकल जानकारी के बारे में बता देते हैं। इसमें एक चीज़ तो यही है कि संसद का सत्र न चल रहा हो, और दूसरी टर्मिनोलॉजी ये है कि कोई एक सत्र न चल रहा हो, क्योंकि जो राज्यसभा है वो तो अस्थायी सदन है, लेकिन जो लोकसभा है वो कभी भी विघटित हो जाती है। कई बार गठबंधन की सरकार होती है तो बनती है और गिर जाती है। गिरने की कोई टाइम ही नहीं रहता कि उनकी बात अगर बिगड़ जाती है, गठबंधन टूट जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो ऐसे में ही अगर एक सदन सत्र में है, दूसरा सत्र इसमें दूसरा सदन सत्र में नहीं है, तो ऐसे में भी कोई कानून नहीं बन सकता, क्योंकि कानून बनने के लिए दोनों सदन से पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना चाहिए। तो इसी क्रम में दोस्तों ये अध्यादेश की शक्ति लाई गई, हमारे संविधान में रखा गया, और ये अल्पकालीन शक्ति है। इसको दीर्घकालीन कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत दिन तक लागू रहेगी। संविधान में ऐसा कहा गया है कि मैक्सिमम 6 महीने तक, या फिर उसकी जो अगली बैठक होगी, अगर एक बैठक में पारित नहीं हो पाया है तो अगली बैठक में प्रस्तुत होने में मान लीजिए कि 6 हफ्ते के अंदर ये खत्म हो जाएगा अगर उतने में पारित नहीं हुआ तो टोटल क्या हो गया, 6 महीने 6 दिन 6 सप्ताह हो गया दोस्तों, इसलिए इसको अल्पकालीन कहा गया। अब आगे समझते हैं। अब ये जो दोस्तों अध्यादेश है, अध्यादेश में ये अध्यादेश संसद का अधिनियम जैसे होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जैसे संसद में ये अधिनियम बनते हैं, जैसे कि बिल आया, फिर एक्ट बना, फिर सिग्नेचर हुआ, सिग्नेचर होकर एक्ट बन जाता है, तो दोस्तों वैसे अध्यादेश भी हैं। जैसे वो पूरे देश में लागू होता है, जैसे उसके कानून बनते हैं तो वैध रहते हैं, वैसे अध्यादेश के अंतर्गत भी जो कानून बनते हैं वैध रहते हैं। भले अध्यादेश मान लीजिए कि संसद चले और अध्यादेश कैंसिल हो जाए, मतलब पारित ही न हो पाए, लेकिन इस बीच में भी अगर जो अध्यादेश में काम हुए हैं वो काम निरस्त नहीं होंगे, मतलब वैध माने जाएंगे। अब आगे समझते हैं दोस्तों। अध्यादेश की जो ज़रूरत है वो तत्काल कार्रवाई के लिए लाई गई कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, कभी महामारी आ गई, कोरोना वायरस आ गया, पैंडेमिक आ गई, तो इसमें क्या हुआ कि अब संसद का सत्र बुलाएं। अब सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था, कोरोना वायरस क्योंकि पास पास से फैल रहा था तो संसद का सत्र भी नहीं चल सकता था, तो ऐसे टाइम पे ही अध्यादेश जारी किया गया। तो एक तो आप इंपॉर्टेंस यहाँ से समझ सकते हैं कि अध्यादेश की ज़रूरत क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अध्यादेश। लेकिन आप ये भी जान के चलिए कि जितना इसका यूज है उसका पता नहीं कितने गुना इसका दुरुपयोग भी है, क्योंकि सरकारें कई बार होती हैं कि अध्यादेश को जारी करने में बहुत ही गलत तरीका यूज करती हैं, गोल गोल यूज करती हैं, लूप होल्स बने हैं जिनको यूज करती रहती हैं। अब इसी क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ के देखेंगे कि एक कूपर केस आया। कूपर केस में कहा गया, कूपर केस में ये सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गई। जो राज्य सरकारें थी उन्होंने बेजा यूज किया इसका। हमें आपको यहाँ ये बता दें कि राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी नहीं करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं वो भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल में हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ इनके अंतर को अच्छी तरह से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जितनी शक्तियाँ राष्ट्रपति को हैं उतनी ही राज्यपाल को हैं। थोड़ी बहुत शक्तियों में अंतर है, लेकिन कमोबेश मान लीजिए कि पद और ये सब एक ही जैसे रहते हैं। तो वो राज्य स्तर पर काम करते हैं, वो देश स्तर पर काम करते हैं, बस इतनी अंतर है। अब दोस्तों हम थोड़ा आपको और बता दें इन चीज़ों के बारे में, आगे देखते हैं। आगे हम ये बताएंगे आपको कि जब ये ऐसा होता था पहले कि जैसे मान लीजिए कि कानून बन गया, अध्यादेश जारी किया गया, परेशान करने के लिए जारी किया जा रहा है, या फिर कोई एक्ट ऐसे लाए गए हैं कि उटपटांग एक्ट हैं जो कि जनता के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष। अब राज्यों में हम आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि राज्य अध्यादेश कैसे इतना जारी करते हैं, क्योंकि राज्यों में विधान परिषद तो होती नहीं है, मतलब होती है, जैसे कि अपने देश में 5-6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है।
संसद में क्या है कि राज्यसभा है, लोकसभा है, तो कोई भी चीज़ पारित होने के लिए लोकसभा से पारित हो गई अगर, तो राज्यसभा से पारित होना पड़ता है। तो इसमें अगर गलत है तो राज्यसभा में जाकर रुक जाती है कई बार। और इसमें क्या होता है, राज्य में विधानमंडल में क्या होता है, सिर्फ विधानसभा होती है, विधान परिषद कई बार होती ही नहीं। तो एक बार जब वहाँ से पारित हो गया तो कोई विरोध करने वाला ही नहीं रहता। अब विधान परिषद में क्या होता है, जिस पार्टी की सरकार है उसका बहुमत रहता है, तो बड़े आराम से अध्यादेश पारित हो जाते हैं और आगे चल के जब कानून बनता है तो कानून भी बन जाते हैं। तो इस तरह से राज्य में बड़ी दिक्कत है। और आगे समझते हैं, इसी चीज़ को बचाने के लिए ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कूपर केस 1970 में कहा कि जो अध्यादेश हैं ये असद्भाव के आधार पर जारी नहीं होनी चाहिए। अगर ये असद्भाव या फिर गलत तरीके से या फिर इंटेंशन गलत रहेगा तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा के अधीन है, इन पे कानून के अंतर्गत आते हैं, मतलब न्यायालय के अंतर्गत आएंगे और इन पर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इसी को हटाने के लिए 38वां संविधान संशोधन किया गया संसद में, और ये न्यायिक समीक्षा कहा गया कि ये जो अध्यादेश हैं ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसको कहा गया कि न्यायिक समीक्षा इसके अंतर्गत है, मतलब कि जो अध्यादेश है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है। दोस्तों, दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट और संसद, ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। क्या होता है कि जैसे संसद कानून बनाई, लोग याचिका डाल दिए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान की मूल भावना या फिर इधर उधर बता के अपना कानून को कैंसिल कर दिया। अब जब कानून को कैंसिल कर दिया तो संसद क्या होती है, फिर उसमें अमेंडमेंट ले आती है, अब फिर उसको पारित करवाती है संसद से, फिर उधर सुप्रीम कोर्ट रोकता है। तो एकदम चूहे बिल्ली का ऐसे खेल चलता रहता है, इधर से पारित होगा उधर से कैंसिल होगा, उधर से पारित होगा उधर से कैंसिल होगा। तो इसी चीज़ से परेशान होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम या फिर नई चीज़ निकाला। एक तो आधारभूत ढांचा की बात की कि ठीक है भाई, तुम जाओ जितना कानून बनाना हो बना लो, जो मन हो वो कर लो, लेकिन जो संविधान की मूल ढांचा है उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ करोगे तो वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ये ब्रह्मास्त्र चलाया अपना कि जिससे कि वो इस चीज़ से बच सके, क्योंकि इधर से वो बनाती उधर से कैंसिल हो जाता, इधर से बनाती उधर से कैंसिल हो जाता। संसद कानून बनाती है या फिर गलत बनाती है, सुप्रीम कोर्ट रोकता है, फिर वो पारित कर लेते हैं ले जाकर दोबारा संसद में, क्योंकि जो संसद है वो डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन जब गलत होता है तब सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ता है कि याचिका लगाई जाती है। तो आगे समझते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप इस मैटर को समझ गए होंगे कि क्यों ये संविधान संशोधन हो रहे हैं और क्यों न्यायिक समीक्षा क्या है, क्यों लोग इसमें अपील करते हैं न्यायालय में, और कैसे संविधान में ये संसद में संविधान बनते या कानून बनते हैं। हम जानते हैं कि आप समझ चुके होंगे इन चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब अध्यादेश बन जाता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही संसद के सत्र मतलब चालू होते हैं तो इसमें ये नियम है कि उसको तुरंत उसमें प्रस्तुत किया जाए, मतलब कि पारित होना है कि नहीं पारित होना है उसको तुरंत इसमें जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि अध्यादेश बहुत खतरनाक चीज़ होती है। पता नहीं किस चीज़ पर अध्यादेश जारी कर दें, कौन सा नियम निकाल दें। भाई, जब तक संसद में कार्यवाही नहीं चलेगी, सुचारू रूप से ये संसद नहीं चलेगी, बहस नहीं होगी, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि तो वहीं बैठते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तानाशाही का शासन आ जाएगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए संसद के जैसे ही सत्र शुरू होते हैं इसमें तुरंत पारित करवाना होता है। कई बार क्या होता है कि इसमें बात ही नहीं हो पाती, चर्चा ही नहीं हो पाती। कई बार ऐसा होता है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं जिन पर संसद में बात होती है तो इस पर बात नहीं हो पाती है। कई बार सरकारें इसको पेश करने से ही बच जाती हैं या फिर इस पर चर्चा करने से बच जाती हैं जिसको आगे तक बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, इसमें यह है कि फिर अगली जो बैठक होगी उसके 6 सप्ताह के अंदर इसको रखना पड़ेगा। अगर उस बार नहीं पास हुआ तो उस बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ इतना हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने में हम देखेंगे, ये तो आपको बता ही दिए कि जो कार्रवाई होती है, जो अध्यादेश के नियम कानून बनते हैं वो वैध रहते हैं, भले अध्यादेश खत्म हो जाए बाद में 6 महीने तक रहता है, ये भी आपको बता चुके हैं। अब ये है कि जब अध्यादेश आते हैं तो वापस करने का क्या सिस्टम है। तो इसमें बहुत ही सिंपल बात है कि अध्यादेश जैसे ही मंत्रिमंडल की सलाह से आते हैं वैसे ही मंत्रिमंडल की सलाह से ख़त्म भी हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पारित करवाना है तब संसद की जरूरत पड़ेगी, अगर कैंसिल करवाना है तो ये नॉर्मली कैंसिल हो जाएगा, जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो संविधान संशोधन है उसमें अध्यादेश को नहीं लाया जा सकता। कहने का क्या मतलब है, संविधान संशोधन दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी से लाया जाता है, जिसको हम अपने एक वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, हम एक वीडियो बनाए हैं संविधान संशोधन के बारे में कि बहुमत कितने प्रकार से किस तरह के बहुमत होते हैं जिससे संविधान संशोधन होते हैं या किसी भी तरह का संशोधन होता है। तो उस वीडियो के लिंक हम आई बटन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो वही जो संविधान संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से पारित होता है। तो विशेष बहुमत से पारित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अध्यादेश को जारी नहीं किया जाता इसमें, क्योंकि जब मेजॉरिटी से पारित ही हो रहा है तो फिर क्या अध्यादेश, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरे शब्दों हम कहें कि अगर जो चीज़ इतनी खतरनाक है, जैसे मान लीजिए कि अध्यादेश है, अध्यादेश में यह कह दिया गया, संविधान में संशोधन कर दिया गया, तो अगर अध्यादेश में यही कह दिया जाएगा ठीक है भाई यहाँ से संविधान संशोधन करते हैं कि अब अध्यादेश को संसद से पारित करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे अध्यादेश हमेशा लागू रहेंगे। इसमें यह भी कह दिया जाएगा कि ठीक है अब आज संसद नहीं चलेगी, अब संसद में कानून नहीं बनेगा, अब सीधे अध्यादेश से ही कानून बनेंगे।
तो इसलिए ये चीज़ रोका गया कि संविधान संशोधन जो है वो अध्यादेश से नहीं आएंगे या फिर ये चीज़ नहीं आएंगी। तो उम्मीद करते हैं आप इसी को समझ चुके होंगे। एकदम क्लियर रहिए दोस्तों, क्योंकि क्लियर में क्या है कि यही चीज़ तानाशाही से बचाने के लिए कि अध्यादेश ही अगर कानून बनाने लगेंगे तो अध्यादेश तो संविधान को ही पलट देगा। भाई संविधान में ही ये चीज़ लिखा है कि अध्यादेश कैसे आएंगे, फिर अध्यादेश ही संविधान को पलट देगा कि ठीक है ऐसे जो हमारे एकदम स्वयंभू टाइप का हो जाएगा। तो आप ये जान के रखिए कि अध्यादेश संविधान संशोधन में नहीं आते हैं, क्योंकि ये संविधान संशोधन विशेष बहुमत से पारित होते हैं। और विशेष बहुमत के बारे में हम जो वीडियो बनाए हैं उसकी लिंक हम आई बटन में देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक आया DC बाधवा केस 1987 में। इसमें क्या कहा गया, अब जो राज्य सरकारें थी दोस्तों या फिर जो भी सरकार थी, सरकारें देखिए अपने हिसाब से काम करती हैं, वो पूरा बचा ये चलती हैं कि सरकार गिरने ना पाए, उसके लिए अगर गलत कदम उठाना पड़ता है तो भी वो पीछे हिचकती नहीं है। उसी क्रम में क्या हुआ कि अध्यादेश वो लोग ले आए और इस सदन में पेश करें, सदन में पारित ना हो, फिर जैसे ही सदन का सत्र खत्म हो जाए फिर अध्यादेश ले आ दें, फिर न पारित हो फिर ले आ दें। तो ऐसे तो 2 महीने चलती है संसद या सदन, मान लीजिए 1-2 महीने 1.5 महीने, जब ना पारित हो तो ऐसे तो सदन का मान लीजिए कि अध्यादेश 10-10 साल तक चल गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बीच में आना पड़ा। उसने कहा कि भाई ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भाषा में परिवर्तन, नियम कानून में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिस वजह से बार बार अध्यादेश कैंसिल हो रहा है उसमें अगर संशोधन नहीं हो रहा है या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसे अध्यादेश दोबारा लाए जाएंगे तो वो कैंसिल माने जाएंगे। तब जाके दोस्तों कुछ अध्यादेश में सुधार आया, नहीं तो अध्यादेश एकदम अंधाधुंध आते थे कि कैंसिल हुए आते रहेंगे, कैंसिल हुए आते रहेंगे। और अध्यादेश में क्या है, जैसे कि हमारे देश में जो पार्टियां होती कई बार विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए, उनके मंसूबों को फेयर करने के लिए ऐसे कानून बना देती हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ रहता है कि अगर जो बनना है भाई संसद में बने या फिर सदन में बने, पूरी तरह से निष्पक्ष रहे, पार्शियलिटी उसमें ना हो, ये सब चीज़ें जानकारी मतलब ऐसी चीज़ें होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के बीच में आना पड़ा। DC बाधवा केस में उसने ये चीज़ बोला। अब हम आपको बता दें एक बार फिर से आपको बता देते हैं हम क्या क्या इसने बताया आपको। सबसे पहले हम ये बताया कि आर्टिकल 123 में अध्यादेश के बारे में दिया गया है। अध्यादेश की ज़रूरत क्यों पड़ी, कब इसको जारी किया जाता है, इसकी प्रकृति किस तरह की होती है, शक्ति किस शक्ति के अंतर्गत लाया जाता है, ये सब दोस्तों हम आपको बताए। कूपर केस के बारे में भी बताए कि कैसे अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। फिर न्यायिक समीक्षा के बारे में बताए। इन सब बारे में बताते हुए दोस्तों आगे बढ़े हम, इन चीज़ों को आपको बताते रहे। फिर यहाँ संविधान संशोधन के बारे में बताया कि इसके लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। DC बाधवा केस के बारे में बताए हम आपको। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से बताएंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। ये वाला एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिए पहले ही कि हम एपिडेमिक एक्ट लाया गया था, इसमें संशोधन किया गया था ऑर्डिनेंस के तहत। अब एक हम आपको बताते हैं, ये DSPE द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो अमेंडमेंट आया ऑर्डिनेंस के तहत आया दोस्तों, ये एक्चुअल में था 1946 का एक्ट। इसी 46 के एक्ट के तहत 1963 में CBI बनी थी दोस्तों। CBI के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाए हैं, पूरा सेपरेट वीडियो, कंप्लीट वीडियो है। आप जाके हम उसकी लिंक आई बटन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके उसको पूरे वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको CBI के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत एक और अमेंडमेंट आया जो कि ऑर्डिनेंस के तहत आया, CVC एक्ट। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत है। अभी दोस्तों जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कृषि कानून, ये भी ऑर्डिनेंस के तहत ही आया था। तो इसमें जो राजनीतिज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, सब मतलब ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है, जो 2-2 4-4 महीने में संसद चल रहा है, सत्र चल ही रहा है, तो बार बार अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत पड़ती है, इतनी जल्दी क्यों रहती है अध्यादेश को लाने में। तो दोस्तों कई बार अध्यादेश को लाने में सवाल उठते रहे हैं, हमेशा से उठते रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी उठते ही रहेंगे, क्योंकि अध्यादेश को लाने की जो प्रक्रिया है, जो लूप होल हैं वो बने ही हैं, उसमें कोई खास संशोधन हो नहीं पाया है। और एक भूमि अधिग्रहण कानून आया था, इस पर भी अध्यादेश लाया गया था। तो मैक्सिमम कानून ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, वो अध्यादेश के तहत लाए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो काम करवाना होता है वो इन 4-6 महीने में कर लेती है। भले अध्यादेश न पारित हो तब भी गवर्नमेंट के आधे काम हो जाते हैं उस बीच में। तो गवर्नमेंट ज़्यादातर में अध्यादेश ले आती है दोस्तों। अब थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि जो आर्टिकल 200 है, इसमें राज्यपाल को दिया गया है, कुछ शक्तियाँ राज्यपाल के लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ हम आपको बता दें एक चीज़ और, कि जो अभी हम आपको बताए यहाँ पर कि वीटो पावर बता रहे थे, संविधान संशोधन में वीटो नहीं होता, ये पिछले वीडियो हम आपको बताए थे। यहाँ जो आर्टिकल 123 है, इसको आप जान के रखिए। हम आर्टिकल 200 के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये आर्टिकल 200 है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। हम एक अलग सीरीज ही बनाएंगे जहां हम आपको ये बताएंगे कि राज्यपाल में क्या अंतर है, राष्ट्रपति में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या है कि लगभग इन लोगों का काम सेम ही है। सेम कहने का मतलब क्या है कि इनके पद भी लगभग सेम है, बस राष्ट्रपति क्या है देश स्तर पर काम करते हैं और राज्यपाल क्या है राज्य स्तर पर काम करते हैं। लेकिन जो इनकी विधायी शक्तियाँ हैं, कानूनी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ लगभग
एक दूसरे के बराबर ही हैं। एक दूसरे के बराबर कहने का मतलब ये है कि अब एक दूसरे के बराबर ऐसे तो नहीं है कि एकदम कंप्लीट एक दूसरे के बराबर ही हैं, क्योंकि अब राज्य में और देश में तो अंतर है ही कुछ न कुछ। लेकिन एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको हम ये बताएंगे कि ये मान लीजिए कि किस तरह से इनमें अंतर है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो अंतर पे ही पूछे जाते हैं। तो जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच में अंतर, राष्ट्रपति राज्यपाल के बीच में अंतर, इन सब चीज़ों के बारे में अंतर होता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो में बने रहने के लिए जाते जाते हम आपको एक चीज़ और बता दें। इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं इस आर्टिकल को। दोस्तों जाते जाते हम आपको बता दें कि हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। जब भी हम अध्यादेश के बारे में वीडियो बनाए, हम वीटो पावर के बारे में वीडियो बना चुके हैं पहले ही, और आगे हम राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्तियों के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो आप इन वीडियोस में भी बने रहें, इन वीडियोस को भी देखते रहें। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को भी दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद।